अपने टॉपिक चल रहा था कल किसके बारे में पढ़ा? नदी के बारे में। नदी के कार्य में स्थलाकृति ये चल रहा था। कल तो अपने सिर्फ नदी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, नदी के बारे में। आज तो करते हैं नदी के कार्य। जिस प्रकार कौन के कार्य था ना, उसी प्रकार नदी के कार्य। नदी के कार्य। पवन के कौन से कार्य थे? पवन के कौन से कार्य थे? याद रखो, बताओ। बताया था मैंने, अपवहन, अपघर्षण और सन्निकर्षण, 3 प्रकार के उनके कार्य बताए जाते हैं, ठीक है। तो अपवहन का कार्य केवल पवन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नदी अपर्दन करती है, ना कि अपवहन। अपवहन का मतलब होता है उड़ा कर किसी वस्तु को ले जाना। तो नदी उड़कर थोड़ी जाती है, देखा उड़ने वाली कोई नदी नहीं होती ना, हाँ, इसका मतलब बहकर जाती है। तो अपवहन की क्रिया नदी के द्वारा नहीं की जाती। दूसरी क्रिया कौन सी होती है? अपघर्षण। और नदी का प्रमुख कार्य पहला कौन सा है? अपघर्षण, पहला कार्य। दूसरा कार्य सन्निकर्षण, सन्निकर्षण। तीसरा कार्य उसको बोलते हैं धौलीकरण, धौलीकरण। और चौथा कार्य उसको बोलते हैं जल गति क्रिया, जल गति क्रिया। अपघर्षण का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार मैंने क्या बताया कि पवन चलेगी, ठीक है, तो अपने संपर्क में आने वाली मिट्टी के छोटे मोटे कणों को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। उसी प्रकार नदी चलेगी, धरातलीय भाग पर चलेगी, तो धरातल के एकदम ऊपरी भाग पर जो भी कंकड़ पत्थर पदार्थ उसको मिलेंगे, उन पदार्थों को क्या करेगी? अपने साथ बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। अपघर्षण, धरातल के ऊपरी भाग से। ये हो गया अपघर्षण। दूसरा आता है सन्निकर्षण। सन्निकर्षण में क्या होता है? नदी चलेगी तो अपघर्षण की क्रिया होगी। अपघर्षण के साथ साथ क्या होंगे? उसके साथ अनेक प्रकार के अवसादों में कंकड़ पत्थर होंगे जो आपस में एक दूसरे से क्या चलेंगे, तो टकराएंगे। और टकराने के बाद में गोल मटोल हो जाएंगे, कोई टूटकर छोटा हो जाएगा, बड़े पत्थर वापस से छोटे होते जाएंगे। तो सन्निकर्षण में क्या है? अनेक प्रकार की अवसाद या मोटे मोटे चट्टानी भाग एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद में आपस में छोटे होते जाएंगे। इस क्रिया को बोलते हैं सन्निकर्षण। तीसरा है धौलीकरण। धौलीकरण का मतलब ये होता है कि नदी चलेगी तो नदी के रास्ते में अनेक प्रकार की चट्टानें आएगी, अनेक प्रकार की क्या आएगी? चट्टानें आएगी। जब नदी चलेगी तो अपने संपर्क में आने वाली कोई भी चट्टान होगी, ठीक है, उस चट्टान में कोई भी तत्व मौजूद होगा, रासायनिक तत्व है, उस तत्व को क्या करेगी? खींच लेगी और पानी में मिलाकर अपने साथ ले जाएगी। कोई भी पदार्थ हो उसको अपने साथ क्या करेगी? पानी में घोल लेगी। कोई भी चट्टान है उसमें कोई भी तत्व मौजूद है, उस तत्व को क्या करेगा? नदी अपने पानी में घोल लेगी और अपने साथ ले जाएगी। उसको बोलते हैं धौलीकरण, या इसको बोलते हैं संसारण भी बोलते हैं। संसारण एक ही नाम मिलता है। अगला जल गति क्रिया। जल गति क्रिया के अंतर्गत क्या होगा? नदी जब चलेगी तो अपने संपर्क में आने वाली चट्टानें होगी, उन चट्टानों को क्या करेगी? धीरे धीरे तोड़ते क्या करेगी? अपने साथ बहाकर ले जाएगी। पहले क्या करेगी? धीरे धीरे तोड़ेगी, तोड़ने के बाद में धीरे धीरे उसको तोड़ते हुए और बहाते हुए अपने साथ ले जाएगी। उसको बोलते हैं जल गति क्रिया या जल गति कार्य। तो ये मुख्यतया ये नदी के कितने कार्य? 4 प्रकार के कार्य। पवन के 3 प्रकार के थे, लेकिन नदी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग है, क्योंकि हवा उड़ती है और नदी बहती है। लगाओ हेडिंग नदी के कार्य, नदी के कार्य, नदी के कार्य। पहला कार्य लिखो अपघर्षण। अपघर्षण देखो, नदी के साथ कंकड़ पत्थर आदि भी पानी के साथ
आदि भी पानी के साथ चलते रहते हैं, पानी के साथ चलते रहते हैं, रहते हैं, रहते हैं। इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण तथा संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण तथा टूट फूट की क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। अपघर्षण कहते हैं। दूसरा लिखो सन्निघर्षण। सन्निघर्षण देखो, इस क्रिया के अंतर्गत अपघर्षण क्रिया होती रहती है। अपघर्षण क्रिया होती रहती है तथा अपघर्षण के साथ बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े आपस में टकराते रहते हैं। चट्टानों के टुकड़े आपस में टकराते रहते हैं और उनमें टूट फूट होती रहती है। इस तरह टुकड़ों के आपस में रगड़ तथा घर्षण द्वारा टूटने की क्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। घर्षण द्वारा टूटने की क्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। लिखो दोलीकरण या संसरण। दोलीकरण का मतलब क्या होता है? घोलकर। दोली याद रखना किस प्रकार? घोलकर। नदी चलती है तो अपने संपर्क में जो चट्टानी पदार्थ आते हैं, ठीक है, उनको अपने साथ घोलकर ले जाती है। देखो, नदी के बहते हुए जल के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घुलनशील पदार्थों को नदी
अपने साथ नदी अपने साथ घोलकर ले जाती है, घोलकर ले जाती है, जाती है, जाती है, इसको बोलते हैं घोलीकरण या संचरण। जल गति क्रिया, जल गति क्रिया, जल गति क्रिया, जल गति क्रिया, जल गति क्रिया। देखो शब्द पढ़ते हो तो जल गति, नदी चलती है तो जल क्या करता है? गति करता है। ठीक है, पानी जब गति करता है तो गति करने से कौन कौन सी क्रियाएं होती है? कौन कौन सी क्रियाएं होती? भूगोल है ना, भूगोल में कोई चीज मायने नहीं रखता है मैं क्या बेटर लिखा रहा हूँ क्या नहीं लिखा रहा हूँ, शब्द है अपकर्षण। ठीक है, पवन में इस प्रकार का, नदी में इस प्रकार का। शब्द को पढ़ते ही दिमाग में अगर बैठ गया आइडिया तो ठीक है, नहीं तो इनको पढ़ते रहो और बाद में कॉपी को बंद करते ही वापस पूरा का पूरा ज्ञान कॉपी में चला जाता है। खोलते ही पूरा आ जाता है, हाँ ठीक है इस प्रकार होता है, लेकिन बंद करते ही वापस कॉपी में चला जाता है। इसलिए ये शब्द है ना, इन शब्दों को आराम से पढ़ लो एक बार, पढ़ते ही दिमाग में सेट कर लो कि अपकर्षण, सन्निकर्षण। घोलीकरण मतलब घुल जाना, और जल गति क्रिया में मींस क्या होता है? जब नदी चलती है तो नदी में क्या होता है? पानी होता है। पानी क्या करेगा? वहां पर अनेक प्रकार की क्रिया करेगा। क्रिया में क्या होगा? पानी या तो कोई चीज है उसको अपने साथ ले जाएगा, या क्या करेगा? चट्टानों को तोड़ देगा, मोड़ देगा और क्या कर देगा? गड्ढों का निर्माण कर देगा। जैसे इसके अलावा कुछ तो कर नहीं पाएगा। इस प्रकार की क्रिया लिखो। इस क्रिया द्वारा अपर्दन में केवल जल का ही संयोग होता है, 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 अन्य का नहीं, अन्य का नहीं, नहीं नहीं। देखो जल अपने संपर्क में आने वाली, जल अपने संपर्क में आने वाली चट्टानों के कणों को धक्के द्वारा ढीला और कमजोर कर देता है, धक्के द्वारा ढीला एवं कमजोर कर देता है, तथा चट्टान से अलग कर अपने साथ ले जाता है, चट्टान से अलग कर अपने साथ ले जाता है, अपने साथ ले जाता है। तो ये हो गए नदी के कार्य। अब नदी के कार्यों के बाद में क्या पढ़ेंगे? स्थलाकृतियां, कि कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। स्थलाकृतियां कितने प्रकार की स्थलाकृतियां बनेगी? कितने प्रकार की बनेगी? अरे पवन में कितने प्रकार की बनेगी? पवन में स्थलाकृति नहीं पता? कॉपी में देख के तो बता दो कितने प्रकार की बनती है। 5 प्रकार की बनती है।
तीन प्रकार की कौन कौन सी? अरे तो देता हूँ, दो प्रकार की बनती है, सब नहीं वायु में बनती है, उसी प्रकार नदी में बनेगी। दो प्रकार की, एक अपर्दन में, दूसरा निक्षेपण। ये तो पूछ रहा हूँ मैं, एक अपर्दन और दूसरा निक्षेपण। 5 प्रकार की, 3 प्रकार की कहाँ बन रही है? मैं अपर्दन के प्रकार वाला पूछ रहा हूँ कि अपर्दन कितने प्रकार से होता है। हाँ, ये अपर्दन हो गया और दूसरा होगा निक्षेपण। अपर्दन से निर्मित कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, उनका नाम है, सबसे पहली है उसका नाम है वी आकार काठी। वी आकार काठी। दूसरा बनेगा उसका नाम है गर्त। तीसरा बनेगा उसका नाम है केनियन। वी आकार की काठी, गर्त बनेगी, केनियन बनेगा। अगली स्थलाकृति है उसके अंतर्गत बनेगा जल प्रपात। जल प्रपात 5 नंबर आएगा, उसमें बनेगी संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान। सोपान। अगला बनेगा पेनिप्लेन। पेनिप्लेन मतलब सामुदायिक मैदान बनेगा। इसके अलावा एक बनती है नदी वेदिका। नदी वेदिका, नदी वेदिका। ये तो बनती है अपर्दन से निर्मित। निक्षेपण का, निक्षेपण के अंदर आता है जलोढ़, पंख, जलोढ़, शंकु, प्राकृतिक तटबंध। हाँ, छापना है आपके लिए, लिख रहा हूं। प्राकृतिक तटबंध। एक बनेगा मियांडर, ये बोलते हैं विसर्ग। मियांडर या विसर्ग। एक बनता है उसका नाम है डेल्टा। जलोढ़, पंख, जलोढ़, शंकु, प्राकृतिक तटबंध, मियांडर, डेल्टा। बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध एक बाढ़ का मैदान होगा। बाढ़ का मैदान, मैदान। इस प्रकार की कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं। मियांडर, विसर्ग, इसको गोकुल झील भी बोलते हैं। गोकुल झील। ये सब कौन सा? ये कौन सा? केनियन। केनियन बताऊंगा अभी, सबको एक एक बताऊंगा किस प्रकार बनती है, केनियन क्या होता है, सब बताऊंगा। एक बार ये लिख लो। हाँ, सब डिटेल से आएंगे। अभी तो इनकी क्या है? हाँ, पॉइंट 7 नंबर पे नदी वेदिका। वेदिका, 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 नदी वेदिका। जलोढ़, पंख, जलोढ़, शंकु, प्राकृतिक तटबंध, मियांडर, विसर्ग, केश, गोकुल झील भी बोलते हैं। डेल्टा और बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान। पहले अपर्दन होगा, उसके बाद में क्या होगा? निक्षेपण होगा।
जाता है बढ़िया लगता है। चाप लिए थोड़ा सी हाथ को ना फर्स्ट से लो वो अपने टेस्ट वाली प्रक्रिया को रखें सर एक बार बदल के बाद कल सर तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है ना टाइम एक्स्ट्रा टाइम और 30 मिनट आगे मैं था मैं कर दी मैं तो मुझे पढ़ने चाह रहा मैथ वाले क्यों मैथ पढ़ना नहीं है आपको सर 3 दिन और सर मन नहीं पढ़ते मुझे बाद में ले फिर उसके बाद में तो तगा प्राण है कहां से लगाएंगे सर 3 बजे आपने लीजिए सर छोटे आज मैं 3 के बाद नहीं होगा मैं पढ़ने हो जाएगा सर उसकी गाड़ी से 5 बजे आते हैं लोकेश के आती है 5 बजे छाप लिया तो ये तो अपवर्तन से निर्मित होगी और इनमें क्या होगा निक्षेपण होगा यहाँ क्या करती है बहाव करती है नदी ठीक है अपने साथ पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाती है और यहाँ पर लाके वापस छोड़ देती है उसको बोलते हैं निक्षेपण। देखो सबसे पहले एक तो नदी होती है ना नदी की 3 प्रकार की अवस्थाएं। सबसे पहले नदी होती है एकदम शुरुआती बिंदु पर्वतीय भाग जहाँ पर क्या होता है वर्षा होगी ठीक है वर्षा होगी तो वर्षा का जल पर्वतीय भाग से कहां पर आएगा स्थलीय भाग की ओर आएगा तो सबसे पहले नदी की स्पीड उसको बोलते हैं कौन सी तरुणा अवस्था उसमें नदी की गति क्या होती है सर्वाधिक होती है बहुत ज्यादा स्पीड होती है और स्पीड के साथ साथ क्या करती है घाटी को सबसे ज्यादा गहरी करती है क्योंकि स्पीड से चलेगी तो घाटी को बहुत ज्यादा गहरी का मतलब क्या अब घाटी को गहरी करेगी तो अपर्दन लंबवत करेगी या क्षैतिज करेगी अपर्दन लंबवत होगा या क्षैतिज होगा क्षैतिज किस प्रकार का अपर्दन होगा नदी की स्पीड बहुत तेज है पानी बहुत स्पीडली चल रहा है तो किस प्रकार का होगा लंबवत अपर्दन करेगी या क्षैतिज अपर्दन करेगी लंबवत का मतलब होता है इस प्रकार का गहराई बहुत अधिक होगी उसको बोलते हैं लंबवत क्षैतिज का मतलब होता है चौड़ाई बहुत अधिक होगी उसको बोलते हैं क्षैतिज तो स्पीड से चलेगी तो लंबवत अपर्दन ज्यादा होगा एकदम स्पीडली चलेगी ना तो कौन सा अपर्दन करेगी लंबवत तो लंबवत अपर्दन हमेशा तरुणा अवस्था में करती है कौन सी अवस्था में तरुणा अवस्था में करती है और इस अवस्था में नदी प्राय कहां पर होती है पर्वतीय क्षेत्रों में ही होती है पर्वतीय ढालों वाले भागों में होती है जैसे ही नदी कहां पर पहुंचती है पर्वतीय क्षेत्र के पास वाला भाग यानी कौन सा धरातलीय भाग इस भाग पर पहुंचती है पहुंचने के बाद में नदी की स्पीड क्या हो जाती है थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि ऊपर से क्या होता है प्रेशर होता है बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर होता है तो पहली अवस्था में हमेशा लंबवत अपर्दन करती है ठीक है उसके बाद में दूसरी अवस्था कौन सी आती है तरुण अवस्था के बाद में कौन सी आती है कौन सी अवस्था आती है दूसरी अवस्था प्रौढ़ावस्था इस प्रकार पहले बच्चा होता है बच्चे के बाद में बड़ा होता है उसके बाद में प्रौढ़ होता है प्रौढ़ के बाद में लास्ट में वृद्धावस्था हो जाती है इस प्रकार नदी की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है पहली अवस्था कौन सी बताई थी मैंने अभी कौन सी बताई आपको तरुणावस्था बाद में आएगी प्रौढ़ावस्था और सबसे लास्ट में आएगी वृद्धावस्था तो तरुणावस्था में लंबवत और प्रौढ़ावस्था में किस प्रकार का करेगी प्रौढ़ावस्था में किस प्रकार करेगी क्षैतिज क्योंकि उसकी गति थोड़ी सी कम हो जाएगी मैदानी भागों में चलेगी तो गति थोड़ी सी कम हो जाएगी गति कम क्यों होगी क्योंकि उसके साथ अनेक प्रकार के अवसाद हो जाएंगे अवसाद का मतलब वजन ज्यादा हो जैसे ऑटोमेटिक एंड लंबवत मतलब घाटी गहरी कम होगी जबकि नदी अधिक दूर में फैल जाएगी और तीसरी अवस्था है उसको बोलते हैं कौन सी वृद्धावस्था इस अवस्था में कुछ नहीं होता है ना तो घाटी को गहरा करेगी ना घाटी को चौड़ा करेगी बस आराम से चलती जाएगी और लास्ट में डेल्टा बना लेगी तो लास्ट स्टेज कौन सा होता है
वृद्धा अवस्था। समुद्र में गिरने से पहले नदी कौन सी अवस्था में होती है? वृद्धा अवस्था में होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अवसाद हो जाते हैं, ठीक है। जो भी पदार्थ होते हैं अवसाद के रूप में वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी और नदी किस प्रकार चलेगी? विष तरफ बनाते हुए इस प्रकार घूमते हुए, ना कि सीधी इस प्रकार सीधे नहीं चलती, इस प्रकार घूमते हुए चलती है, जबकि पहली अवस्था में एकदम सीधी। आदमी जवान होता है ना तब एकदम सीधा, और बूढ़ा होने के बाद में ऐसे इस प्रकार, है ना। सेम वैसी कंडीशन है। तो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, सबके लिए लागू होगा, ऐसा नहीं कि कोई बूढ़ा होगा या नहीं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपर्दन से निर्मित शिला करते हैं, कौन सी? अपर्दन। और अपर्दन के अंतर्गत पहला कौन सा लिखा था? वी आकार घाटी। वी आकार घाटी। वी किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है, लगभग कैसे होता है ना। इसके बाद में एक और पढ़ाऊंगा, नदी के बाद आएगा हिमनद। हिमनद तब बताऊंगा आपको किस प्रकार की घाटी बनेगी, किस प्रकार की घाटी बनेगी। यू आकार की घाटी, यू और वी दोनों आपके साथ रहेंगे, यू और वी। अभी क्या चल रहा है अपना? वी घाटी। और हिमनद आएगा, उसमें बर्फ की बड़ी बड़ी नदियां चलती हैं, ठीक है। तो वहां पर वी आकार की घाटी बनेगी, ना कि हाँ। तो पहले पढ़ते हैं कौन सी घाटी को पढ़ेंगे? पहले वी आकार की घाटी। अब वी आकार की घाटी का निर्माण कौन करती है? पहली बार नदियां करती है, नदियां करती है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कौन सी अवस्था में नदी इस प्रकार, देखो घाटी लगातार क्या हो रही है? गहरी हो रही है। जब नदी चलेगी इस प्रकार, नदी चल रही है ना, ये नदी की क्या है? घाटी है। नदी की क्या है? घाटी है। पहले के बाद बराबर था, लेकिन नदी की जितनी स्पीड चलेगी उसके साथ क्या करेगी? लंबवत कटाव करेगी, लंबवत कटाव करेगी और घाटी को लगातार क्या करेगी? गहरा करती जाएगी। अरे नदी देखी नहीं किसी ने? देखिए ना। हाँ, तो नदी जाने के बाद में खाली जगह देखना इस प्रकार, दूर से इस प्रकार होता है और बीच वाला भाग इस प्रकार होता है, एकदम इस प्रकार का भाग होता है। उसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। तो नदी कौन सी अवस्था में करती है? अपनी प्रथम अवस्था में। अभी बताया था मैंने, प्रथम अवस्था में लंबवत अपर्दन अधिक करेगी और पार्श्विक अपर्दन बहुत कम करेगी, यानी घाटी को लगातार क्या करेगी? गहरा करती जाएगी। उसको हम बोलते हैं वी आकार की घाटी। दूसरा है वी आकार की घाटी के बाद में दूसरा क्या बताया? गर्भ बताया, गार्ज बताया। क्या लिखा है? गर्भ लिखा है या गार्ज? एक बार वापस से चेक करो, गर्भ लिखा है या गार्ज? उस गर्भ को वापस काट के गार्ज करो। गर्भ तो समुद्र के अंतर्गत होता है। हाँ, गर्भ नहीं है, गार्ज। पहले तो ये शब्द है गर्भ और गार्ज। गर्भ का निर्माण होता है हमेशा महासागरों के नीचे, सबसे गहरा भाग होता है, उसको बोलते हैं गर्भ। और विश्व का सबसे गहरा गर्भ कौन सा है? मैरियाना, वो बात की बात है। दूसरे में गार्ज। गार्ज का देखो शाब्दिक अर्थ होता है गड्ढा। क्या होता है? गड्ढा। पहली बात क्या होती है? गड्ढा। और ये गार्ज वाला भाग कहां पर होता है? ये गार्ज वाला भाग होता है, गार्ज का मतलब क्या होता है? गड्ढा। अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये वी आकार की घाटी है ना, वी आकार की घाटी में सबसे नीचे वाला भाग कौन सा? सबसे नीचे वाला भाग होता नहीं, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? गार्ज या गड्ढा बोलते हैं। अब पूरी की पूरी अपन देखा, इसलिए करके दूर से देखा ना, तो मैं बोला चलो ज्यादा गड्ढों में हट है ना, सबसे गहरा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गार्ज या गड्ढा। गार्ज या गड्ढा। गार्ज या गड्ढे की विशेषता क्या होती है? यह इससे ऊपर वाला भाग होता है ना, इस ऊपर वाले भाग से क्या होता है? एक तो छोटा होता है, एक तो देखो इसकी आकृति ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो लगातार क्या होगी? छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और गहराई सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो गहरा आकृति क्या है इसकी? छोटी, और गहराई क्या हो जाएगी? बहुत अधिक। उस भाग को बोलते हैं गार्ज या गड्ढा।
तीसरा आता है केनियन। केनियन 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 का मतलब होता है, ये ऊपर क्या लिखा आपने, गार्ज का बड़ा, गार्ज का बड़ा रूप। ये गार्ज वाला भाग ये छोटा रूप है, लगातार इसका आकार नीचे से लगातार बढ़ता जाएगा, आकार लगातार इसका इस प्रकार बढ़ता जाएगा, आकार लगातार बढ़ता जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, केनियन बोलेंगे। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि गार्ज का विस्तृत रूप क्या होता है, केनियन, और केनियन का छोटा रूप क्या होता है, गार्ज होता है। और गार्ज और केनियन का निर्माण कहां पर होता है, वी आकार की घाटी के एकदम नीचे वाले भाग में, इसको हम बोल सकते हैं तली या पेंदा, उस भाग में इसका निर्माण होता है। रेडी लगाओ, वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। अरे ऐसे 11th में पढ़ा नहीं क्या, और ये ऐसा है, इसका घाटी पूरी की पूरी बड़ी इस प्रकार की है, ऐसा बड़ी। अब नहीं पढ़ा उनका कोई इलाज नहीं, बाकी ये इस करते हैं, इनको थोड़ा सी 11th में क्या है कि एक पेज में पूरा का पूरा दो लाइन के अलावा उसमें इतना मैटर लिखा हुआ है कि हाँ इस प्रकार का चित्र होता है, आधे चित्र होते हैं, आधे चित्र नहीं होते। इन थोड़ी सी बस अपन डिटेल ले लिया, और बाकी 11th एजीटी चल रही है आपकी फर्स्ट पे, इसलिए जिन्होंने 11th पर नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लो, और अभी नहीं पढ़ोगे ना तो ये चीजें बाद में आपको नहीं मिलेगी कभी। अब दोबारा, हाँ अब दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। अब तो आप तभी पढ़ोगे जब हो सकता है कोई भूल से एमए से एमए कर ले भूगोल से, तो फिर वापस पढ़नी पड़ेगी। मास्टर डिग्री लेगा ना तो बाद में ग्रेड टेस्ट की तैयारी करोगे, वहां पर ये हाँ, तो एक ही चांस है, एक बार इनको थोड़ा सा याद कर लो। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, बड़े वाला क्वेश्चन। पवन बता दिया, नदी और एक हिम नदी, तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, और उस क्वेश्चन में मैटर के साथ साथ चित्र बने चाहिए। अगर चित्र नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ये चीज। डायरेक्टिंग ये है, सिर्फ डिपेंड इस पे चित्र पे आप लिखो। इस वी आकार की घाटी का आप पूरा पेज पढ़ दो। अच्छा, वी आकार की घाटी में आप 2 लाइन लिखी, इस प्रकार का डायग्राम बना दो। अगले को पता है कि हाँ, लिखने वाले को होश है कि वी आकार की घाटी किस प्रकार की है। एक पेज पढ़ दो या ये डायग्राम बना दो। कितना महत्व होता है देख लो। गोल में चित्र का बड़ा महत्व है, लेकिन चित्र होना चाहिए जिस आकृति का, ऐसे नहीं आप उतना बना के आ जाओ उसमें पेंटिंग, वो भी नहीं चलेगा। चित्र का मतलब यहाँ पे किसका है, ये आकार की घाटी का बनाना है। आप यहाँ पे क्या इस प्रकार खुला बना दो कि हाँ इस प्रकार, नहीं चलेगा। हाँ देखो, वी आकार की घाटी देखो। सर्वप्रथम नदी, सर्वप्रथम नदी तली को काटकर, तली को काटकर गहरा करती है, तली को काटकर गहरा करती है। इसका मतलब क्या है, देखो पहले ये पूरा का पूरा भाग इस प्रकार का था, एकदम ये ऊपर वाला भाग है इधर देखो, ये पूरा का पूरा भाग है एकदम सीधा था, लेकिन नदी आई और क्या किया, नदी ने इस भाग को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। काटना शुरू करते 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 क्या होगी, वी आकार की घाटी बन गई। ऐसे नहीं कि सीधी की सीधी बन जाएगी, धीरे धीरे बनेगी। सर्वप्रथम तली को काटना प्रारंभ करती है, जिस कारण नदी घाटी की गहराई बढ़ती जाती है। नदी घाटी की गहराई बढ़ती जाती है तथा अंग्रेजी के वी अक्षर के सदृश, अंग्रेजी के वी अक्षर के सदृश संरचना बन जाती है, संरचना बन जाती है, जाती है। दूसरा लिखो, गार्ज। चित्र बनाओ, एक ही चित्र बनाना है आपको। पहले ये छाप लो, ये वी आकार की घाटी लिखी है, ये बना लो एक बार चित्र, इस प्रकार बना लो। सर कार्यालय बना से इस प्रकार नहीं, एक ही चित्र है, एक ही चित्र में आप समझ लो। जैसे ये वी आकार की घाटी है ना, इसके ये दोनों भाग माने जाते हैं।
क्योंकि गाठी के अंदर ही बन रही है चीज, इसलिए कहते हैं गाठी में सबसे गहराई वाला भाग, सबसे गहराई वाला सकरा भाग है, इसका मतलब गाज है, और वो भाग धीरे धीरे बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या बन गई? कैनियन बन गई, कैनियन बन गई। वी बनाना है ना, यू मत बना लेना। गाज। हाँ, दूसरा लिखो गाज। गाज गाज व कैनियन, गाज व कैनियन दोनों वी आकार की गाठी के, वी आकार की गाठी गाठी के रूप में होते हैं। दोनों वी आकार की गाठी के रूप में होते हैं, जिनमें दीवारें अत्यंत खड़े ढाल वाली, जिनमें दीवारें अत्यंत खड़े ढाल वाली और चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है। चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है। सामान्य रूप से वी आकार की गाठी में गहराई वाले संकरे भाग को गार्ज कहते हैं। वी आकार की गाठी में गहराई वाले संकरे भाग को गार्ज कहते हैं। कैनियन लिखो, कैनियन। गार्ज का विशालतम रूप कैनियन कहलाता है। गार्ज का विशालतम रूप कैनियन कहलाता है। गार्ज का विशालतम रूप कैनियन कहलाता है। आगे कौन सा प्रकार लिखा था? जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? पानी ऊपर ऊंचाई से नीचे गिरता है, ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है ना। जलप्रपात का शाब्दिक अर्थ होता है ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता हुआ जल। ऊंचाई से नीचे की ओर या ऊंचाई से गहराई की ओर
गिरता हुआ जल जलप्रपात कहलाता है। दूसरी चीज है जलप्रपात का निर्माण नदी कहां पर करती है? कहां पर करती है? पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत देखो एक ये चट्टान कौन सी है? ये कठोर चट्टान है। और यहाँ पे कौन सी है? मुलायम चट्टान। कठोर चट्टान है वो अपने स्थान पर यथावत रहेगी, नदी ऊपर से कितनी ही बार चलो, लेकिन मुलायम चट्टान में क्या करेगी? धीरे धीरे अपरदन शुरू कर देगी। अपरदन शुरू कर देगी तो ये भाग ऊपर की ओर रहेगा और ये भाग लगातार अपरदन करने से नीचे की ओर चलता जाएगा, नीचे की ओर चलता जाएगा। तो फिर ऊपर से पानी आकर इस प्रकार गिरेगा। इस प्रकार गिरने को हम बोलते हैं जल प्रपात। ठीक है, कठोर हुए मुलायम चट्टान वाले भागों में और पानी का ऊपर से नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। देखो जल प्रपात प्रपात किसी स्थान पर नदी का जल, किसी स्थान पर नदी का जल, अरे देखता हूं किसी स्थान पर नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के ऊपरी भाग से, खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है। अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है। नीचे की ओर गिरता है अर्थात नदियों के मार्ग में आने वाली कठोर व मुलायम चट्टानें, नदियों के मार्ग में आने वाली कठोर व मुलायम चट्टानों में से नदी के द्वारा मुलायम चट्टान वाले भाग को काट डालना परंतु प्रतिरोधी चट्टान कौन सी चट्टान होती है? प्रतिरोधी चट्टान कौन सी? कठोर चट्टान के लिए बोल रहा हूं। प्रतिरोधी चट्टान को नहीं काट पाती। प्रतिरोधी चट्टान को नहीं काट पाती। ये क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। हाँ